वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम लोग नैनीताल जनपद तक कवर कर चुके हैं और अब हमारे सिर्फ दो ही जनपद बचते हैं, एक बागेश्वर और उधम सिंह नगर। और आज हम बागेश्वर जिले का पार्ट 1 लेकर आए हैं और इसके साथ ही हमारा एक और पार्ट में बागेश्वर जनपद समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, बिना समय व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं बागेश्वर। जैसे हर बार हम देखते हैं कि एक नज़र देखते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज और उसको भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हैं, उसकी स्थिति को समझते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो मैप लिया गया है उत्तराखंड.com, ओके उत्तराखंड.com से लिया गया है। बहुत ही बेहतरीन मैप है और इसमें जो रेड कलर से मार्क है ये हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, और बागेश्वर को अगर आप देखेंगे, इसकी स्थिति को देखेंगे, तो अगर पूर्व में देखेंगे तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये गढ़वाल से बहुत ज़्यादा टच करता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, और एक अगर आप इसकी दक्षिण में देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये अल्मोड़ा हो जाता है। तो मात्र ये तीन ही जनपदों से सीमा बनाता है, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा से। ठीक है, तो यही चीज मेंशन कर रखी है यहाँ पर। इसके पूर्व में पिथौरागढ़ है, ठीक है, उत्तर व पश्चिम में चमोली, ठीक है, उत्तर में भी चमोली है और पश्चिम में देखेंगे तब भी चमोली है और दक्षिण में अल्मोड़ा हो जाता है। तो ये तो आपकी स्थिति थी, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि बागेश्वर जनपद किन से टच करता है, किन से टच नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज आप बड़े ध्यान से चलिएगा, आपको फीड होना चाहिए कि कौन सा जनपद कहाँ पे स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी बात। दूसरी बात जो है, यह कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। पहली वाला लाइन हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है और ना ही किसी राज्य से सीमा बनाता है। इसका मतलब अगर बागेश्वर को देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से आंतरिक जिला है, ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है, ना ही किसी भारतीय राज्य से सीमा बनाता है। ओके, ओके। दूसरी बात, ये जो बागेश्वर है ना, ये बागेश्वर दो महत्वपूर्ण पर्वत, एक नीलेश्वर पर्वत व बिलेश्वर पर्वत, ठीक है, पश्चिम अगर देखेंगे तो ये जो है ये हो जाएगा आपका नीलेश्वर पर्वत, और पूर्व में देखेंगे इस साइड में पिथौरागढ़ वाली साइड में तो ये हो जाता है बिलेश्वर पर्वत। इन दो पर्वतों के बीच में स्थित हो जाता है। ठीक, दूसरा, हर बार जो हम जिला एक नज़र देखते हैं, ठीक है, इसमें हम लास्ट पे भी देखेंगे, अभी भी देख लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2246 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो जनसंख्या है, जनसंख्या 2,59,989, 7 तहसील, 3 ब्लॉक, ठीक है, 2 नगर पालिका, 940 गांव, ठीक है। और मुख्य मुख्य इसके जो अंग देख लेते हैं, या सिटीज आप कह सकते हो, कपकोट, ठीक है, गरुड़, ठीक है, जिसे पुरारा भी कहा जाता है। बागेश्वर मेन सिटी होगी, कांडा, जिसे पंख चोरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगा बेसिक इसके बारे में जानकारी जो हमने एक नज़र में पूरे बागेश्वर को देख लिया है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें जो आपको बताई है ये आपके दिमाग में अच्छे से फीड होनी चाहिए चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है, अब देखते हैं बागेश्वर जनपद का इतिहास। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसके इतिहास से। और पहले पहला जो पॉइंट है इसके बारे में, बागेश्वर को प्रारंभ में वागेश्वर या व्याघेश्वर कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो थी पॉइंट पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, बागेश्वर जो है ना वो सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, बागेश्वर नामक स्थान जो है ये सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, देखिए आपके ये सरयू और गोमती नदी इसके संगम पर बागेश्वर स्थित हो जाएगा। ठीक है, और हम जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम मैप में भी इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, दूसरी बात, उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये चीज बनी हुई है, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला, तीर्थराज, किसके कारण, भगवान शिव के कारण इसको तीर्थराज की भी संज्ञा दी गई है। सूर्य तीर्थ व अग्नि तीर्थ, ठीक है, बागेश्वर सूर्य तीर्थ व अग्नि तीर्थ के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सूर्य तीर्थ और अग्नि तीर्थ के मध्य में स्थित है, तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, बागेश्वर। ठीक है, ये जो फैक्ट है, बहुत सारे फैक्ट लेके आए हिस्ट्री के संबंधित, आप एक एक चीज आपको ध्यान से चलेंगे और दो तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक, ओके। प्राचीन काल में बागेश्वर के बैजनाथ नामक स्थान पर कार्तिकेय पूर्व राजवंश, जो बाद में कत्यूरी राजवंश जिसे बना, जिसे कहा जाता है, उनकी राजधानी थी, जिसे बैजनाथ शिलालेखों में कार्तिकेयपुर कहा गया है। ठीक है, तो बैजनाथ, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बैजनाथ शिलालेख से मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात हो जाएगी। ओके, फिर एक उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, कुली बेगार प्रथा। ठीक है, जिसके लिए बद्रीदत्त पांडे और पूरे उत्तराखंड के जितने भी आंदोलनकारी उनका बहुत योगदान रहा। तो इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, समाप्ति हुई थी, तो ये हुई थी सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर 24 जनवरी 1921 को इस कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। इसलिए बागेश्वर का ये जो स्थान है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इतिहास के बारे में जानकारी, और इसके इतिहास के बारे में और कुछ बातें करते हैं। ठीक है,
1968 में बागेश्वर नगर पालिका गठन किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर ठीक है, बागेश्वर को कौन से खंड में नीलगिरी कहा गया है? ठीक है, ये याद रखिएगा। बागेश्वर को मानस खंड में जो कहा, नीलगिरी भी कहा गया है। ठीक है, अब अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो पहली बात तो ये बना 15 सितंबर 1997 को, बिल्कुल याद रखिएगा। कहाँ से अलग करके बनाया गया? इसको अल्मोड़ा से अलग करके नया जिला बनाया गया था। ठीक है, ओके। और 2010 में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। यहाँ पर एक भयानक भूस्खलन की घटना हुई थी, जिसमें बहुत ज्यादा जनमानस की हानि भी हुई थी। ठीक है, एक दनपुरिया बोली बोली जाती है। दनपुरिया बोली बोली जाती है, वो किस जनपद संबंधित है? ये हो जाएगी बागेश्वर। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए निकाल के लाए हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, और जो हम लास्ट में क्वेश्चन भी करते हैं, उनमें हर एक क्वेश्चन आपका इन्हीं चीजों से आपका सॉल्व भी होने वाला है। ठीक है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ जाए, इनमें से कोई फैक्ट हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ इससे गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख रूप से गुजरता है, NH 309A। जब हम अल्मोड़ा पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था कि ये NH 309 जो है, ये अल्मोड़ा से होकर बागेश्वर की ओर जाता है। बागेश्वर से फिर आगे कहाँ बढ़ जाता है? ये गंगोलीहट पिथौरागढ़ की तरफ चले जाता है। तो अल्मोड़ से प्रारंभ हुआ, उसके बाद बागेश्वर, और फिर गंगोलीहाट तक ये पिथौरागढ़ तक चला जाता है। तो ये कौन सा है आपका? NH 309। ठीक है, एक ही राजमार्ग था, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखते हैं बागेश्वर जनपद के कुछ प्रमुख स्थल व प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें, तो एक बहुत ही प्रमुख स्थान है कौसानी। ठीक है, जो गांधी जी का बहुत प्रिय स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, और गांधी जी ने इसे स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी थी। प्रारंभ में इसको बल्ला कहा जाता है। ठीक है, बल्ला कहा जाता था इसको। ठीक है, अगर पुराना नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम बल्ला था। ठीक है, दूसरी बात, क्यों कौसानी पड़ा इसका नाम? कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरी बात, एक ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, कौसानी जिसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, तो वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, तो अगर चित्र में भी देख रहे होंगे आप, ये कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो पिंगनाथ पहाड़ी याद रखेंगे। फैक्ट बहुत सारे हैं आपके लिए बागेश्वर जनपद से, आपको इनको सबको एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, 1929 में महात्मा गांधी जी ने कौसानी में ही यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। पूछा जाता है यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। कहां पर लिखी गई थी? इसी कौसानी में, और वर्ष 1929 में। तीन चीजें आपके सामने आ गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया था, गांधी जी ने इनको, किसको? कौसानी को ही भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी है। ठीक है, एक बहुत ही प्रमुख आश्रम है, गांधी जी से संबंधित आश्रम है। ठीक है, अनासक्ति आश्रम, अनासक्ति योग आश्रम या अनासक्ति आश्रम, गांधी आश्रम, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने ही करी थी, और यहाँ पर अनासक्ति योग नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये है अनासक्ति योग आश्रम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, दूर दूर से पर्यटक आते हैं यहाँ पर, विदेशी भी बहुत आते हैं। गांधी जी का बहुत प्रिय स्थान था ये कौसानी। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी ने बहुत बार आए, यहाँ पर काफी दिनों तक यहाँ पर रहे भी हैं। ठीक है, उसी के बाद गांधी जी की एक शिष्या थी, सरला बहन कैथरीन, जिनका नाम था, इंग्लैंड की रहने वाली थी। और इन 1941 में, ठीक है, उन्होंने, इसको सरला बहन जिनको नाम से जाना जाता है, इन्होंने यहीं पर कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी। ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना। ये थोड़ा जूम करता हूँ, पुराना चित्र है यहाँ पे लिखा गया, अगर आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्मी आश्रम मूल व ऐतिहासिक भवन, जहाँ सरला बहन अगस्त 1942 में नजरबंद भी रही। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसके बारे में चीजें लिखी हुई है। ठीक है, एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के कवि सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म भी कहाँ पे है? ये हुआ था कौसानी में ही हुआ था। ठीक है, ये देखिए, ये सुमित्रा नंदन पंत राजकीय संग्रहालय है। ठीक है, वर्तमान में कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति में तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मेरा बार बार ये जो मैं बात कहता हूँ कि जो हमारी पुरातात्विक है, उत्तराखंड संबंधित स्थान है, वो बहुत ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है, जर्जर है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये कभी नहीं है कि हम इस चीजों को हताश करना चाहते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारी इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे, और इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। जो हमारे संग्रहालय हैं, उन पे बिल्डिंगें हैं, या हमारे जो धरोहर हैं, हमारी विरासत हैं, उनको भी संजो कर रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ संदेश दे सकें अपने इतिहास के बारे से, इतिहास के से संबंधित उनको अवगत करा सकें। ठीक है, अन्य इसका हमारा कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ये थी कौसानी के बारे में जानकारी। एक स्थान आता है पांडु स्थल। ठीक है, पांडु स्थल बेसिकली ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग होती है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये पांडु स्थल बागेश्वर, ये घूमा गलत हो गया। ठीक है, बागेश्वर में गढ़वाल की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है। माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर वनवास के दौरान वास किया था।
पांडु स्थल के लिए आपको सिंपल सा ये जानना आवश्यक है कि पांडु स्थल नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये बागेश्वर में हो जाएगा, ये जानकारी आपके लिए काफी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो वो बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है बागनाथ मंदिर, ठीक है। बागनाथ मंदिर किससे किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। पूछा जाता है बागनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? सरयू व गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देख रहेंगे, यहाँ पर इधर से आपकी सरयू नदी आ रही है और इधर से गोमती नदी, दोनों का मिलन स्थान है, इसी के तट पर ये स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से पर्यटक और दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। बागनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया था, ठीक है। ये तत्कालीन समय कराया था, लेकिन अगर आपको जीर्णोद्धार की बात करें या जो वर्तमान में जो मंदिर है, इसका निर्माण चंद्र शासक लक्ष्मी चंद ने 1450 में कराया था। या तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किन शासकों ने कराया था, कत्यूरी शासक, या अगर आपके मध्यकालीन इतिहास की बात करेगा तो लक्ष्मी चंद ने, जो चंद राजवंश के शासक थे, उनके द्वारा 1450 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बागनाथ मंदिर से कि ये कौन सी शैली से निर्मित मंदिर है, तो ये नागर शैली से निर्मित मंदिर है। ये जितने भी फैक्ट है ना, छोटे छोटे छोटे, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सरयू व गोमती के तट पर स्थित है। दूसरा, किस शासक ने करवाया था? लक्ष्मी चंद ने। कब करवाया था? 1450 में। कौन सी शैली से निर्मित मंदिर है? हम छोटे छोटे चीजों को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि कहाँ फंसेगा एग्जाम में, बट ये एग्जाम का कोई पता नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये था बागनाथ मंदिर के बारे में जानकारी, ठीक है। और ये इसका चित्र आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रसिद्ध मंदिर समूह आप कह सकते हो, बैजनाथ मंदिर समूह या बैजनाथ मंदिर, ठीक है। ये मंदिरों का समूह है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर के गरुड़ तहसील में स्थित है। और अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बागनाथ मंदिर और बैजनाथ मंदिर में इस प्रकार कंफ्यूजन होता है कि बैजनाथ मंदिर गोमती नदी व गरुड़ नदी के संगम पर स्थित है, जबकि हमने पढ़ा था बागनाथ किसके संगम पर स्थित है? गोमती व सरयू के, ठीक है। इस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप बैजनाथ पढ़ रहे हैं तो बैजनाथ गोमती नदी व गरुड़ नदी के संगम पर स्थित है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अच्छे से याद करके चलना है। दूसरा, जो इस समूह का निर्माण कराया था ये 1150 में, मतलब कत्यूरी शासकों द्वारा ही कराया गया था इनका निर्माण, ठीक है। और बैजनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर में आदमकद, मतलब एक बहुत बड़ी पार्वती की पत्थर की मूर्ति स्थापित हुई है, ठीक है। ये आप मूर्ति भी देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसके साथ साथ ये जो आपका बैजनाथ मंदिर समूह है, ये इनका आपको देख सकते हैं, ठीक है। ये थी जानकारी बैजनाथ मंदिर के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और प्रमुख मंदिर है कोट भ्रामरी मंदिर। कोट भ्रामरी मंदिर ये भी बैजनाथ मंदिर समूह के निकट स्थित है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर भ्रामरी देवी तथा नंदा देवी की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। ये आपको वन लाइन फॉर्मेट में याद रखना है। कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। इसके साथ साथ दो अन्य प्रमुख मंदिरों को अगर याद करना चाहेंगे तो श्री हरु मंदिर, हरि नहीं हरु मंदिर, ठीक है। और चंडिका मंदिर, भद्रकाली मंदिर, ठीक है। चंडिका भद्रकाली मंदिर आप याद रखेंगे। तो ये थी मंदिरों के बारे में जानकारी जो हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। बागनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर, श्री हरु मंदिर, चंडिका मंदिर, भद्रकाली, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें जो मुझे कहीं नहीं मिले, लेकिन मुझे लगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उनको इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट्स में कहीं नहीं मिले, किसी बुक में नहीं मिले इस स्थान मेरे को, बट एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं तो उसको हमें कवर करना जरूरी है। एक है विजयपुर व्यू पॉइंट, ठीक है। विजयपुर व्यू पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, घने देवदार के वृक्षों के बीच में एक बहुत ही सुंदर व्यू है, ठीक है। पर्यटक स्थल है, ठीक है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, विजयपुर व्यू पॉइंट कौन से जनपद में स्थित है, ये एग्जाम में बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। भारत के उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिला के कांडा तहसील में एक गाँव पर्वतीय पर्यटक स्थल हिल स्टेशन है, ठीक है। और ये NH309A पर है, ठीक है। तो ये आप याद सकते हैं, सिंपल वन लाइन फॉर्मूले में विजयपुर एक पर्यटक स्थल है। दूसरा, सास बहु खेत, ठीक है। एग्जाम में बना हुआ है सास बहु खेत, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। तो इसे सास बवारी का खेत भी कहा जाता है, ठीक है। एक पौराणिक कथा है, ठीक है। पौराणिक कथा है कि बागेश्वर नगर के समीप एक बिलौना सेरा, ठीक है, जो आज भी सास बवारी खेत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि लोक कथाओं में एक खेत के बीच में छोटा सा टीला है। लोक कथाओं में मान्यता के अनुसार क्या था कि यह टीला सास बहू के कलयुग की डलिया है, ठीक है। कलयुग की डलिया का मतलब कहानी ये है कि गांव वाले थे और गांव वालों से के सामने अपने आप को बिल्कुल इज्जत का सवाल था कि खेत की गुड़ाई हम सास बहू भी कर सकते हैं, मतलब और सास बहू ने उसको गुड़ाई करने के लिए सुबह सुबह वो खेत में निकल जाते हैं
और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, और जो अपना खाना था, खाने की डलिया, वो अपना टीले पर रख देते हैं, ठीक है। और सुबह सास और बहू दोनों लग जाते हैं, ठीक है। और सुबह से गुड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। दोपहर दोपहर हो जाती है तो बहू को प्यास लगती है या खाने की भूख लगती है, तो वो सास से कहती है मैं खाना खाने जा रही हूँ, पर सास मना कर देती है कि जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग ये कुछ खाना भी नहीं खाएंगे, पिएंगे भी नहीं। ऐसे करते करते दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है। शाम होते होते जब पूरा खेत जुत जाता है, फिर किसी तरह से वो खाने की डलिया के पास पहुंचते हैं, वो टीले के पास पहुंचते हैं जहाँ पर उनका खाना पानी रखा था। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले ही उन दोनों की इतनी बुरी तरह से डिहाइड्रेशन हो जाता है या बॉडी में बिल्कुल जान नहीं रह जाती और दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को इनको सास बहू बवारी का खेत भी कहा जाता है, ये लोक मान्यता है, ठीक है। तो ये थी के बारे में जानकारी, जो बेसिकली एक लाइन फॉर्मेट में आप याद रखना है। बहुत ज़्यादा कहानी तो सुनने में अच्छी लगती है, बाकी और कुछ नहीं है। सास बहू का खेत आप बस याद रखेंगे, ठीक है। एक है छाना बिलौरी गांव, ठीक है। छाना बिलौरी गांव, जिसके बारे में आपने एक कुमाऊनी गाना भी सुना होगा। ये जो लिखा हुआ है, छन दिया बौजू छाना बिलौरी, लागला बिलौरी का घामा, ठीक है। ये बेसिकली एक बेटी है जो अपने पापा से कहती है कि पापा मेरे को कहीं भी ब्याह देना, बट छाना बिलौरी गांव में मत मेरी शादी करना, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जिससे अ, सारा दिन में गर्मी में रहोगी और हाथ में कुटली और हाथे में रोली, इस तरह कुटली हाथों में रोली, इस प्रकार का गाना है, ठीक है। बेसिक इसका कारण यह है कि यह जो गांव बसा हुआ है ना, ये चारों ओर पत्थर की चट्टानें हैं, जिनमें डोलोमाइट और मैग्नेसाइट स्लेट की चट्टानें भरपूर हैं, जो गर्मी के मौसम में काफ़ी गर्म हो जाती है। और यहाँ पे क्या एक घाटी है, देखिए ये घाटी जैसे दिख रही होगी, ठीक है। तो गर्म हवा यहीं पे आके रुक जाती है और ये क्षेत्र गर्म हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, छाना बिलोरी गांव कहाँ है, एक वन लाइन फॉर्मेट में, ठीक है। ये सॉन्ग याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा छाना बिलोरी गांव कहाँ स्थित है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये कहाँ पे है, बागेश्वर जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और एक मैंने गूगल से लिया था, ये आपके सामने ये है हरिनगर चाय फैक्ट्री, जिसका उद्घाटन वर्ष 2015 में किया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, तत्कालीन समय में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, करंट का भी बना था, कि ये पहली ऐसी उत्तराखंड की पहली ग्रीन टी फैक्ट्री आप इसे कह सकते हो, ठीक है। और ये 2015 में इसको उद्घाटन किया गया, हरिनगर चाय फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ पर ग्रीन टी बनाई जाएगी, बनाई जा रही है। बहुत पुराना है, 2015 की बात है ये, ठीक है। और इसके बारे में ये कुछ जानकारी थी जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। और ये होगी हरिनगर चाय फैक्ट्री। तो वन लाइन फॉर्मेट में इसको भी याद रखेंगे, हरिनगर चाय फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। तो मैं आज यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ। कल हम बागेश्वर जनपद के कुछ प्रमुख मेले को कवर करेंगे, नदी तंत्र को कवर करेंगे और प्रशासनिक ढांचे को कवर करेंगे, और साथ ही साथ ऐसी कुछ घटनाएं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी आपको जानकारी मिली होगी, कुछ जानकारी आपको पता होगी और कुछ आपके लिए कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्टडी करते रहिए और एक एक पॉइंट को बड़े डीपली पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना आए। और किसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक मत बनाइए, जहाँ शॉर्ट ट्रिक बनानी होगी मैं अपने आप आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।